थर्मो बोले तो हीट, डायनेमिक्स बोले तो मोशन। हीट इन मोशन? नॉट रियली। साइंस का एक ऐसा ब्रांच जो ये स्टडी करता है कि हीट एनर्जी किस तरीके से दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इस दौरान किस तरीके से ये मैटर को इफेक्ट करता है, दैट्स थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर? थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब चेंजेस। तो thermodynamics is that branch of science that deals with heat and its relation with energy and work। मतलब heat, energy, work, इन्हीं के बीच में हम घूमते रहेंगे और हम एनर्जी चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स जो है ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो या आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो फिलहाल तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा फोकस रहेगा केमिकल प्रोसेसेस के अंदर थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम कहते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब केमिस्ट्री में होता क्या है? केमिकल रिएक्शंस, राइट? और केमिकल रिएक्शंस और एनर्जी चेंजेस ये दोनों बिल्कुल भाई भाई हैं। कैसे? देखो, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कहीं बॉन्ड बनते हैं तो कहीं बॉन्ड टूटते हैं, राइट? अगर बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी कंज्यूम होता है, अगर बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, राइट? तो इसका मतलब है यहां पर एनर्जी चेंजेस जो है ये एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है किसी भी केमिकल प्रोसेस का। तो इस पूरे लेसन के अंदर कुछ ऐसे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में या फिर केमिकल प्रोसेस में हम किस तरह से एनर्जी चेंजेस को डिटरमाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे एनर्जी चेंजेस? रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कौन बताएगा? एनर्जी चेंजेस। मान लो रिएक्शन होगा, बट किस एक्सटेंट तक होगा, किस हद तक होगा, कौन बताएगा? एनर्जी चेंजेस। ओके, तो अब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में एक और चीज मैं बता दूं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और हम ये देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के जो ये लॉज हैं, ये जो एनर्जी चेंजेस की हम बातें करेंगे, दे आर ऑल एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। ठीक है, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, है ना? तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स का जो ये पूरा एनर्जी चेंजेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम यानी कि ऐसे सिस्टम्स जिसके अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम थोड़ा समझ नहीं आया, तो चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे समझाऊं? चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज हम बात करते हैं इकोनॉमी की, ग्लोबल लेवल पे हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे बात करेंगे? हम कंट्री लेवल पे इकोनॉमी की बात करेंगे कि भाई इंडिया का इकोनॉमी कैसा है, रशिया का इकोनॉमी कैसा है, चाइना का इकोनॉमी कैसा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब जब मैं इंडिया लेवल पे इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, तब मुझे क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि इंडिया में रहने वाला एक बंदा वो कितने पैसे कमा रहा है, उसने कल 30 रुपये पानी पूरी खाने में खर्च कर दिए? डज दैट मैटर? नो। क्यों? क्योंकि मैं एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रही हूं, मैं इंडिया लेवल पे इकोनॉमी की बात कर रही हूं। इंडिया के अंदर करोड़ों लोग रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो बेसिकली दिस इज अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। लेकिन वहीं अगर मैं ऐसे बात करूं कि इंडिया में रहने वाले एक फैमिली के फिनेंस की मैं बात कर रही हूं, ठीक है, लेट अस सपोज मैं अपनी फैमिली के फिनेंस की बात कर रही हूं कि भाई मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं, मैं कितने पैसे खर्च कर रही हूं, राइट? तो यहां पर जो मेरी फैमिली है उसमें फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल है, सो इट इज अ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो थर्मोडायनामिक्स में जो भी हम एनर्जी चेंजेस की बातें करेंगे, ये सब कुछ कौन से वाले सिस्टम के लिए होगा? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मतलब बड़ी चीजों के लिए होंगे जिसके अंदर ढेर 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 सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम जान लेंगे स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब थर्मोडायनेमिक्स कौन सी चीजें हमें बताएगा और कौन सी चीजें ये हमें नहीं बताएगा। तो अगर हम स्कोप की बात करें तो इट विल टेल अस अ लॉट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बिल्कुल बताएगा काफी सारी प्रॉपर्टीज। ये हमें रिएक्शन के फिजिबिलिटी के बारे में बताएगा, मतलब किसी भी रिएक्शन का होना फिजिबल है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं। मान लो मुझे स्कूल जाना है, ठीक है जाना है, लेकिन अगर स्कूल ही बंद है तो स्कूल पहुंच पाना फिजिबल ही नहीं है मेरे लिए। मैं घर से निकल के पहुंच भी जाऊं स्कूल के गेट तक, बट अगर स्कूल ही बंद है तो मैं स्कूल के अंदर तो जा ही नहीं पाऊंगी, है कि नहीं? अब मान लो अगर कोई रिएक्शन फिजिबल है तो वो रिएक्शन किस एक्सटेंट तक हो रहा है। अब मान लो मेरा स्कूल खुला हुआ है
तो मतलब रिएक्शन फिजिबल है। अब लेकिन हो सकता है मैं आधे रास्ते तक गई और वहां पर ट्रैफिक जैम में फंस गई, उसके आगे नहीं जा पाई। हो सकता है कि मैं 1/4 रास्ता कवर की और वहां पर देखा तो रास्ता सड़क में बिल्कुल ना गड्ढा खोद रखा है, तो मैं उसके आगे जा ही नहीं पा रही हूं, राइट। तो मतलब किस एक्सटेंट तक वो रिएक्शन अकर करेगा वो भी हमें बताता है थर्मोडायनेमिक्स। तो अब देखते हैं लिमिटेशंस, कौन सी चीजें ये नहीं बताता है। सबसे पहला स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितनी तेजी से होगा इसके बारे में नो इंफॉर्मेशन। पाथ ऑफ द रिएक्शन, अब रिएक्शन होगा मतलब मुझे स्कूल जाना है, अब मैं शॉर्टकट से जाऊं, दीवार फांद के जाऊं या फिर लंबा रास्ता लेके स्कूल जाऊं, इससे थर्मोडायनेमिक्स को कोई मतलब नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स ये बताएगा कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, रिएक्शन होगा या नहीं, किस हद तक होगा वो भी बताएगा, लेकिन कौन से पाथ से वो रिएक्शन हो रहा है वो थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्मोडायनेमिक्स हमें माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के बारे में कुछ नहीं बताएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है दैट इज फॉर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं विद द बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हमारा फाउंडेशन बेसिक्स अगर स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग तो हम बढ़िया बना लेंगे, है कि नहीं। तो चलो बेसिक्स से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जो हम थर्मोडायनेमिक्स में वेरी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम उन सारे टर्म्स को समझेंगे। तो शुरुआत करेंगे सिस्टम एंड सराउंडिंग से, ठीक है। तो क्या होता है सिस्टम और सराउंडिंग। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम कहते हैं कि जो भी चीज अंडर ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जो भी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फॉर आवर स्टडी, उसे हम कहते हैं सिस्टम। हम कुछ भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं विद दिस वाटर, इस पानी के अंदर कैसे चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे वगैरह हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो पानी है वाटर, दिस इज आवर सिस्टम। और पानी के अलावा जो कुछ भी है दैट इज ऑल सराउंडिंग्स, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम कहते हैं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इज इक्वल टू यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ यूनिवर्स पे आ गया। सो थर्मोडायनेमिक्स का जो पूरा यूनिवर्स है इसमें दो ही चीजें होती है, सिस्टम, सराउंडिंग्स, ठीक है। और जो वॉल सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है उसे हम कहते हैं बाउंड्री। जैसे इस केस में ये जो ग्लास के जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल है ये इस पानी को इसके सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है, तो ये हो गया मेरा बाउंड्री। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मैटर भी होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी होता है। एग्जाम्पल लेते हैं इस डब्बे का जिसके ऊपर लीड लगी हुई नहीं है, ठीक है। तो ये है ओपन सिस्टम। क्यों? इसके अंदर मैं सामान डाल सकती हूँ, इससे मैं सामान निकाल भी सकती हूँ, राइट। तो यानी कि एक्सचेंज ऑफ मैटर होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी होगा, तो इसीलिए दिस इज एन ओपन सिस्टम। लेकिन अगर मैं कर दूं इस डब्बे का ढक्कन बंद तो क्या होगा? अब क्या मैं इसमें सामान डाल सकती हूँ? नहीं। क्या मैं इससे सामान निकाल सकती हूँ? नहीं। तो एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होगा, लेकिन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अभी भी होगा। अब अगर इसके अंदर मैं गर्म पानी रख दूँ, थोड़ी ही देर में वो ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो अभी भी जारी है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं इस थर्मस फ्लास्क का, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर अगर मैं चाहूं, क्या इसमें से सामान निकाल सकती हूँ? नहीं। सामान डाल सकती हूँ? नहीं। क्या इसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है? नहीं, बहुत कम, राइट। क्यों? इसीलिए इसके अंदर जब मैं गर्म पानी रखती हूं तो वो पानी बहुत देर तक गर्म रहता है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी जो है यहां पर नहीं होती है। हालांकि लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये जो थर्मस फ्लास्क है ये एकदम प्योर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, लेकिन जब आप लैब लेवल पे जाओगे, जो लैब में आप आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हो वो प्योर आइसोलेटेड सिस्टम होता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है, एक्सचेंज ऑफ मैटर बिल्कुल नहीं होता है। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा चेंज, कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिससे मेरे सिस्टम के स्टेट में कुछ चेंज आ जाता है। जैसे कि मान लो जो मेरा सिस्टम है वो फिलहाल एक टेम्परेचर पर है, कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, या फिर उसका प्रेशर चेंज हो गया, या उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो यहाँ पर हम 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। पहला
आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब हीट, मतलब जो भी प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल। ठीक है, जो भी प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबारिक। बार प्रेशर का यूनिट होता है ना, तो ऐसे याद रखना। आइसोबारिक मतलब जो प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है। जो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है उसे हम कहते हैं आइसोकोरिक। कोर मतलब प्रेशर वॉल्यूम से लिंक्ड है। और चौथा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। अब ये थोड़ा सा नाम अलग है, कुछ आइसो होना चाहिए था बट है नहीं। एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिस प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब वो एक तरह से वो आइसोलेटेड सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर अलाउड नहीं है। और ऐसे जो वॉल होते हैं, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है, सिस्टम को सराउंडिंग से कौन सेपरेट करता है, बाउंड्री या फिर वॉल, तो उस वॉल को हम कहते हैं एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल मतलब जो अपने थ्रू, जो अपने से हीट को ट्रांसफर होने नहीं देता है। ठीक है, तो ये जो चार टर्म्स थे, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक, ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि आगे जाके ना हम इन्हें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है वो तो समझ आ गया, स्टेट ऑफ अ सिस्टम ये क्या होता है। हमारे पास एक कार है, ये एक व्हीकल है। बिटिया के खिलौने काफी काम आते हैं वीडियोस बनाने में। तो ये जो व्हीकल है, अगर मैं पूछूं कि इस व्हीकल का करंट स्टेट क्या है, तो वो बताने के लिए आप क्या क्या बताओगे। जैसे कि आप बताओगे कि यार इसकी पोजीशन क्या है, इसका ओरिएंटेशन क्या है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, कैसे है, इसकी स्पीड क्या है, राइट। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बताएगी कि इस व्हीकल का करंट स्टेट क्या है, करेंटली ये किस कंडीशन में है। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हम कहते हैं जब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें बताती है कि सिस्टम का स्टेट कैसा है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि एक सिस्टम का स्टेट कैसा है। तो इन्हें हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स या फिर स्टेट फंक्शंस। तो चलो थोड़ा और डिटेल में जानते हैं अबाउट स्टेट फंक्शंस। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जैसे जो वेरिएबल्स हैं इन्हें हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स या फिर स्टेट फंक्शंस। क्यों? क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है स्टेट ऑफ अ सिस्टम पर, ना कि हाउ द स्टेट हैज बीन अचीव्ड। ठीक है, लेट अस सपोज कि मेरे पास ये बॉटल है, पहले इसमें इतना पानी था, इसका वॉल्यूम इतना था। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें हमने और पानी डाल दिया तो इसका वॉल्यूम बढ़ के इतना हो गया। ठीक है, तो हुआ क्या, बेसिकली जो वॉल्यूम है वो चेंज हो गया। वॉल्यूम चेंज हो गया तो सिस्टम का जो स्टेट है वो चेंज हो गया। लेकिन ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्टेट चेंज हुआ कैसे, एज इन ये वॉल्यूम बढ़ा कैसे। मतलब हो सकता है मैंने जो एक्स्ट्रा पानी है वो टैप से भरा हो सकता है बारिश का पानी डाल दिया हो सकता है समुद्र का पानी डाल दिया हो, बट उससे वॉल्यूम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वॉल्यूम को सिर्फ किस बात से फर्क पड़ता है कि सिस्टम का फाइनल स्टेट क्या है। फाइनल स्टेट क्या है, इतना वॉल्यूम है, दैट्स इट। तो मतलब वॉल्यूम की जो वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ द स्टेट हैज बीन अचीव्ड। क्लियर? तो अगर हम स्टेट फंक्शंस की बात करें तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के अलावा डेंसिटी भी एक स्टेट फंक्शन है। इसके अलावा कुछ और स्टेट फंक्शंस के बारे में हम इस लेसन में बात करेंगे जो हमने पहले नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब ठीक इसी तरह एक और फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पाथ फंक्शंस। नाम से ही पता चल रहा है कि पाथ फंक्शंस वैसे फंक्शन हैं जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि किस तरह से वो स्टेट अचीव हुआ है, कौन से पाथ से वो स्टेट अचीव हुआ है। तो इनके एग्जाम्पल्स होंगे वर्क, हीट ट्रांसफर, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ पाथ फंक्शन। जैसे कि मान लो अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर जाना है, अगर आप सीढ़ी से जाते हो या अगर आप लिफ्ट से जाते हो, दोनों केस में आपको अलग एफर्ट डालना पड़ रहा है, हालांकि आप जा वहीं पर रहे हो, राइट। तो इसका मतलब आप कौन सा पाथ चूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको कितना एफर्ट डालना पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर की,
हीट ट्रांसफर कब होता है? जब दो पॉइंट के बीच में, जब दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अब हम क्या देखते हैं कि इन दो पॉइंट के बीच में डिफरेंट पाथ्स में डिफरेंट हीट ट्रांसफर होता है।